एक शाम तुम्हारे नाम किस फॉर तनताई नॉवेल्स। शामी ने वर्दा की सिम देखा जो इसे असफंद यार के बारे में सब बता चुकी थी कि असफंद की पसंद की शादी है धुन से और 2 दिन बाद धुन को मायूं बिठाया जा रहा है। कौन है धुन? वो सिगरेट एस्ट्रे में बचाता पूछने लगा। भाई धुन उजैर चाचा की बेटी है, सबसे छोटी, और धुन वो ही बच्ची है जिसके दिल में सुराग था। आपको याद है? इसने तफसीली बताया तो उसको कुछ खास याद नहीं आया। इसने नफी में सर हिलाया। चलो फिर दादाजान की पोती के दिल के सुराखों में इजाफा करते हैं। वो सुकून से बैठ गया। क्या मतलब? वो समझी नहीं, लेकिन इसके इरादों से घबरा जरूर गई थी। छोड़ो इन बातों को, तुम इस लड़की को माहियों से पहले घर बुलाओ। भाई आप क्या करने लगे हैं? हुरैन हो जाएगी ठीक। प्लीज कुछ ऐसा मत करें जो परेशानी का बाइस बने और बाबा आपसे और बदजन हो जाए। वो फिक्र में बोली। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुमने कभी किसी को किसी से नफरत करते हुए देखा? नफरत में गुंजाइश नहीं निकलती, नफरत सिर्फ नफरत है। वो उंगली उठाकर बोला, जो मेरे बाप को मुझसे है और मैं इसे मोहब्बत में तब्दील नहीं करना चाहता। अब तुम इतना ही करो जितना मैं कह रहा हूँ। वर्दा सर हिला गई। वो इससे ज्यादा देर बहस नहीं कर सकती थी। तभी सर हिला गई जबकि शामिर उसके सर पर हाथ रखता उठ गया। भाई, उसने पीछे से पुकारा तो वो रुका और मुड़कर देखने लगा। क्या आप मुझे मेरे ख्वाबों तक लेकर जाएंगे? इसने पूछा तो शामिर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यकीनन। मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया। उस शख्स हुरैन के लिए जब सब करने के लिए तैयार था तो क्या उससे बाहर पढ़ने जाने की बाबत से इजाजत नहीं दिलवा देता? हाँ बिल्कुल, वो उसकी सगी बहन थी। वो दिल को तसल्ली देती उठ गई और हुरैन के कमरे में आ गई जो अपनी आंखें सुर्ख किए रोने में मसरूफ थी। हुरैन, तुम्हें ये मोहब्बत का बुखार चढ़ा कब है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो इसका हुलिया देखती है आजिज से बोली, लेकिन हुरैन ने जवाब नहीं दिया। खैर, भाई ने कहा है धुन को घर पर बुलाओ। मेरा धुन से ऐसा कोई रिश्ता या ताल्लुक नहीं है, तो तुम इसे घर बुला लेना। और मैं नहीं जानती वो तुम्हारे लिए कौन सा महाज उठाने वाले हैं। वो इसे कहकर वहां से चली गई जबकि हुरैन इस वक्त खुद गर्ज हो चुकी थी। इसे असफंद के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजान, नीलम ने चाय इनके नजदीक रखी तो तैमूर साहब ने उसकी तरफ देखा। वो चाय का कप उठाते बोले, दादाजान आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने बेजाज से भी की थी, लेकिन वो कह रहा था। तैमूर साहब ने उसकी सिमत सख्ती से देखा। मेरा मतलब वो कह रहे थे जो दादाजान कहें वो कर लेना। वो बोली तो तैमूर साहब ने सर हिलाया। हीले बहाने न बनाओ, बताओ मुझे क्या बात है। वो अखबार लपेट कर एक तरफ रखते बोले, वो मैं कह रही थी कि ईशा पढ़ना चाहती है। आप तो जानते हैं कि गांव में सिर्फ हम लोगों को घर की गृहस्थी और सिलाई कढ़ाई के अलावा कुछ सिखाया नहीं गया। लेकिन ईशा बहुत ज़हीन है दादाजान, वो पढ़ना चाहती है। वो रुकी तो उनकी निगाहों में सवाल था, जैसे पूछ रहे हो कि वो क्या करें अगर ईशा पढ़ना चाहती है तो। वो दादाजान, ईशा को पढ़ने के लिए शहर आना पड़ेगा। वो शहर आएगी तो कहाँ रहेगी? अगर कुछ अरसा वो गेस्ट रूम में हमारे साथ रह ले, अगर आपकी इजाजत हो तो। वो बोली तो तैमूर साहब की पेशानी पर बल पड़े। वो चुप हो गए। नीलम अलबत्ता आहिस्ता सर झुका गई। घर में जवान जहान लड़के फिरते हैं, मैं एक जवान बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लूं? वो बड़बड़ाए। दादाजान, वो बेहजाद तो शादीशुदा हैं और असफंद यार की शादी हो रही है। इसके अलावा तो घर में और मर्द नहीं है। मेरा मतलब। उनके घूरने पर रुक गई। बहुत जुबान चलती है बहू तुम्हारी। वो खफगी से बोले तो वो लब भींच गई। जावियार जाता है, इनके दोस्त अहबाब आते हैं। जवान बच्चे की जिम्मेदारी कोई आम बात नहीं है। वो माने नहीं थे। नीलम ने गहरा सांस भरा। दादाजान, अपनों में रहती तो महफूज रहती। हॉस्टल वगैरह में जाकर रहने पर दिल नहीं मान रहा था, लेकिन खैर ठीक है, जैसे आप चाहें। वो जानबूझकर उदास मुंह बनाकर उठ गई। अच्छा ठीक है, बुला लो, लेकिन हमारे घर में हमारी तरह हमारे तरीकों पर रहे, बाकी अल्लाह के अमान में। वो बोले तो नीलम खुश हो गई। इसने बेजाज से कहा था, जो साफ इनकार कर गया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसने भी हार नहीं मानी और तैमूर साहब से बात कर ली। ये बात ईशा खुद भी नहीं जानती थी कि इसे पढ़ने का भी शौक है। वो तो कल आई थी बस और रात को चली गई। लेकिन नीलम के दिमाग में खिचड़ी पकने लग गई थी कि अगर ईशा की शादी नवाज ताया के बेटे शामिर से हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला इतनी जायदाद का मालिक था जितने ये सब मिल करते हैं। लेकिन ईशा को अपनी बहन की इस कारस्तानी का इल्म नहीं था। नीलम मुस्कुराती हुई बाहर आई और चेयर घसीट कर बैठ गई। धुन, जरा नाश्ता मुझे भी बना दो, इसने सुकून से कहा। हाथ पाँव नहीं है आपके पास? बेजाद की आवाज पर एकदम वो सीधी हुई। इसे इल्म नहीं था वो पीछे खड़ा होगा। ये या वो गया ही नहीं था अब तक। वो मैं थक गई थी इसलिए बस। वो खड़ी हो गई। आपने दादाजान से ईशा की यहाँ रहने की इजाजत ली है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसमें थकावट की कोई बात नहीं है, आप खुद करें जो करना चाह रही हैं। धुन, जाओ मेरे कमरे में बच्चे। बहजाद बोला तो धुन सर हिलाकर चली गई। बहजाद, वो मेरा काम कर देती तो क्या हो जाता? वो अब बच्ची नहीं है, मेरे भाई की बीवी बनने वाली है। असफंदियार देख लेता तो इसे बुरा लगता। और आप हुक्म क्यों चला रही हैं? खैर से हाथ पाँव हैं, पूरे जाएं, काम करें और अपने लिए खुद बनाकर खा लें। लेकिन वो बीच में बोलने लगी। बस। वो हाथ उठाकर रोक गया। मजीद कोई बहस नहीं। इसने संजीदगी से कहा तो नीलम सर हिला गई और बेजाद बाहर निकल गया, जबकि नीलम बेइज्जती के एहसास से सुर्ख होते चेहरे सर झटक कर किचन में पराठा बनाने चली गई।
धुन कमरे में आई तो हुरैन की कॉल्स लगी हुई थी। वो कुछ हैरान भी हुई क्योंकि इससे पहली बार कॉल की थी। इसने कॉल पिक की और सलाम किया। बहुत मध्यम और मीठा बोलती थी। कैसी हो धुन? मैं ठीक, आप बताएं? धुन ने कहा और दरवाजा बंद करने उठी। धुन, तुमसे एक काम था, अगर तुम मान जाओ तो। वो बोली तो धुन हैरान हुई। अभी वो दरवाजा लॉक करती कि असफन ने झटके से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। असफन? इसके मुंह से निकलने वाला नाम हुरैन को अंगारों पर रख गया। याद आ रही थी यार, तुम इतनी याद आ रही थी कि मैं भाग कर तुम्हारे पास आ गया। वो बोला। हुरैन सुन रही थी जबकि धुन भूल गई कि वो किसी से बात भी कर रही थी। आप जाएं यहाँ से, मुझे घबराहट हो रही है, कोई देख लेगा, वो क्या सोचेगा हम दोनों के बारे में। आप जानते हैं हमारे घर का माहौल नहीं है ऐसा असफन। वो मुंह बसूर कर बोली। उफ, कितनी हसीन लगती हो तुम मुझे डांटती हुई। वो दिल पर हाथ रखता हुआ बोला। असफन, वो नाराजगी से बोली। जी असफन की जान। वो इसे भी प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर देखता रहा और फिर उसका गाल खींच। धुन की आंखें फैल गईं। दूसरी तरफ इस खामोशी पर हुरैन के दिल में वसवसों ने उसका जीना हराम कर दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो लब भींच गई। जाए ना प्लीज, वो मध्यम लहजे में बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा धुन, तुम बहुत जल्द मेरी हो जाओगी। तुम पर सब इख्तियारात मेरे होंगे। वो आहिस्ती से बोलता उसकी आंखों में मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। धुन मदम सा शर्माकर सर झुका गई। आह, काश ये दिन बस जल्दी से गुजर जाए। वो बोला, अच्छा अब जाएं आप। वो इसे बाहर निकालने लगी। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों में छुपी हुई थी। असफन अरे अरे करता रह गया जबकि धुन ने बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। असफन हंसता हुआ बाहर निकला तो उसके सामने से नीलम आ रही थी। इस तरह से धुन के कमरे से बाहर निकलते देख इसकी आंखें हैरानगी से फैल गईं। तौबा तौबा, वो कानों का हाथ लगाती बोली जबकि असफन वहां से भाग गया। बेहया। वो धुन के कमरे का दरवाजा देखती दांत पीस गई जबकि दूसरी तरफ धुन सर पर हाथ मार गई। इसने देखा हुरैन की कॉल चल रही थी। जी हुरैन। वो कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि कल मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, छोटी सी गेट टुगेदर है। अगर तुम भी आओ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम शायद मसरूफ हो, मैं माफी चाहती हूँ। इसकी बात पर धुन एकदम परेशान हुई। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं मसरूफ नहीं हूँ। जी, मैं दादा जान से इजाजत ले लूं, फिर मैं जरूर आऊंगी। उसने उसको खुश कर दिया। अगर उन्होंने ना दी तो? वजह से किसी तो ये नहीं चाहती थी कि धुन ना आए किसी भी वजह से। नहीं, वो मुझे किसी बात पर इनकार नहीं करते। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हुरैन खुश हो गई और धुन भी मुस्कुराई। फिर कल मिलते हैं मेरे घर। वो बोली तो धुन सर हिलाकर फोन बंद कर गई। वो पहले बड़े ताया के घर कभी नहीं गई थी। पर्दा से तो कल मिल ली थी। शामिर भाई के इसे पता था, वो बहुत सख्त मिजाज अकड़ू से थे, लेकिन ये भी पता था कि वो ताया जान के साथ नहीं रहते थे, तो वो मुतमईन सी हो गई। जावियर। महरीन ने प्यार से उसकी सिम देखा जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। साथ कॉफी का मग पड़ा था। जबकि वो दोनों लाउंज में थे, महरीन सोफे पर बैठी थी और जावियार उसके बिल्कुल पास जमीन पर, और हया भी बुक्स फैलाए वहीं पढ़ रही थी। संडे था तभी वो घर था। जी। इसने कॉफी का घूंट भरा। सोच रही हूँ तुम्हारी भी शादी कर दूं। घर में बहू आएगी तो दिल लगेगा, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। वो बोली तो जावियार ने मग को फिर से होंठों से लगाया। इतनी जल्दी क्या है? वो लागर सा था, जबकि इनकी बात पर तो दिमाग में एक ही चेहरा आया था। जल्दी? तुम 29 साल के हो गए हो और कब करनी है शादी? हाँ भाई, मेरी एक दोस्त है आयशा, बहुत प्यारी है। हाँ भाई, मेरी एक दोस्त है आयशा, बहुत प्यारी है। अम्मी उनके घर चलें? हया जल्दी से जोश में बोली। माफ करो, मुझे किसी आयशा साइका से शादी नहीं करनी। तो तुम्हें कोई पसंद है? वो नरमी से मुस्कुराई। नहीं यार, कोई पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी शादी वादी नहीं करनी कोई। वो लापरवाही से बोला। देखो जरा, हर बात को जिद ही बनाकर बैठ जाता है। महरीन बुरा मान गए। जाविया ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। मैं आपकी ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं हूँ, सॉरी। वो बोला तो महरीन उसके पास से उठ गई। बाप तो मर गया तुम्हारा, माँ को भी मरा हुआ ही मान लो। अम्मी क्या हो गया भाई? वो सीरियस हो गई थी। तभी वो आजिज से बोला। कुछ नहीं हुआ, आप शादी के लिए मान जाएं बस। फिर हया तो बहुत खुश थी। अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस पर। इसने इकरार किया तो वो दोनों खुश हो गए। बस अच्छा हो गया। अब मैं अब्बाजी से बात करती हूँ, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी इससे शादी करा देंगे। क्या? जाविया के तो दिमाग में जोर से लगी थी इनकी बात। वो फैसला करेंगे मेरी जिंदगी का? वो लैपटॉप को एक तरफ फेंक गया। अम्मी आप ये बात सोचिए कभी मत।
कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई और करेगा। बेटा मैं आपका हूँ और आप ऐसे इंसान को खुश करने की खातिर में लगी हुई हैं, जो आपसे कभी खुश नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला तैमूर मंज़िल को कोई फ़र्द नहीं करेगा। मैं खुद करूँगा और कोई शादी-वादी नहीं करनी मुझे, बहुत शुक्रिया। कहकर वो गुस्से से उठा और अपने कमरे में चला गया। मेहरून खामोश हो गई, जबकि हया ने मुँह बनाया। क्या ज़रूरत थी नाना जान का ज़िक्र करने की? आप जानती हैं भाई चिढ़ जाते हैं, लेकिन आप हया ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या करूँ फिर मैं? कहाँ इतनी अकल रखती हूँ? इतना बड़ा फ़ैसला करूँ? अम्मी यार बस करें, आप जैसी भी औरत नहीं देखी मैंने कि आप अपनी ही औलाद का फ़ैसला करने के लिए दूसरों को तरजीह दें। नाना हैं वो तुम्हारे। वो खफगी से बोली। बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं हम अपने नाना से। भाई अगर अफ़सर न लगते तो हमारे नाम का तो वो कुत्ता भी घर के बाहर ना बाँधे। हया भी गुस्से से बोली और चली गई, जबकि महरीन चुप सी रह गई। अभी वो सोच ही रही थी कि इनका मोबाइल बजने लगा। हाँ भाई महरीन, कहाँ हो तुम? घर में माइयों का फंक्शन है, तुम आई नहीं। तैमूर साहब का फ़ोन था। अब्बा जी बस निकल रही थी, दरहकीकत ज़ावियार की छुट्टी थी तो नाश्ता देर से किया, मैं बस निकलती हूँ। वो नरमी से और मोहब्बत से बोली। हाँ जल्दी आओ, तुमसे कुछ बातें भी करनी है। वो बोले तो महरीन तो खुश हो गई। वो जी जी करके फ़ोन बंद कर गई और ज़ावियार के कमरे में आ गई। ज़ावियार मुझे तुम तैमूर मंजिल ले चलो। अम्मी। वो ज़ब्त से मुठियाँ भींच गया। अच्छा तुम अंदर ना जाना, बस तुम घर लौट आना, मुझे छोड़ आओ। अब्बा जी ने कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। वो खुश थे। पता है वो ज़रूरी बातें मुझे। तारीखें हो गई हैं फाइनल। तैमूर मंजिल के बच्चे-बच्चे को खबर है धुन और असफंद की शादी की तारीख का। अब वो आपको बताना चाहते हैं क्योंकि बाय एनी चांस आपको तारीख नहीं पता। ये ज़रूरी बात है। अम्मी, आप चाहती क्या हैं? वो आपको अहमियत नहीं देते लेकिन आप ज़ावियार बस कर दो। महरीन टोक गई। वो बाप है मेरे। उन्होंने बुलाया मैं जाऊँगी, आ जाऊँ तुम भी। वो शर्मिंदा तो बहुत हुई थी आगे उसके आगे लेकिन निगाह चुरा गई और बाहर निकल आई। ज़ावियार उन्हें मज़ीद क्या ही कह सकता था। कुछ देर में महरीन भी तैयार हो गई और ज़ावियार भी दोनों गाड़ी पर सवार हुए और तैमूर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। वो तैमूर मंजिल के बाहर गाड़ी रोक गया। इरादा था कि शामिर से मिल ले। 2-3 हफ्ते गुजर गए थे मिले हुए। अंदर आ जाओ, वो मासूम सा चेहरा बनाकर डरती-डरती बोली तो ज़ावियार ने उनकी सिम देखा, वो हँस पड़ा। बेसाख्ता उनकी मासूमियत पर। चलें आप, आ जाता हूँ। आपके अब्बा हज़ूर के दरबार में सलामी देने। वो बोला तो मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूम गई और महरीन पहले उतर गई और ज़ावियार शामिर को मैसेज करके गाड़ी से निकला। वो बाहर आया तो रास्ते में रूहान मिल गया। उसने ज़ावियार से सलाम दुआ की और ज़ावियार ज़्यादा बात किए बिना अंदर आ गया। वो अंदर आया ही था कि किसी से ज़ोर से टकरा गया, जबकि उस लड़की के हाथ में जो फ्रूट्स की टोकरी थी वो भी गिर गई और सारे फ्रूट्स भी। वो लड़की उसे देखने लगी। आप कौन हैं यहाँ? इस घर में कोई आपके जैसा नहीं दिखा। आप आई थिंक महरीन आंटी के बेटे हैं। आप काफ़ी खूबसूरत हैं। वो लड़की उसके नज़दीक आती बोली, जबकि ज़ाविया ने लब भींचे। शट अप। ज़ाविया माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोला कि ईशा एकदम लब भींचकर उसे मुस्कुराती निगाहों से देखती रही। उसके पास से जाने लगा लेकिन वो जल्दी से आगे आ गई। इतनी भी क्या जल्दी है, अंदर तो सब बुजुर्ग बैठे हैं। वो मुंह बनाती बोली, जबकि ज़ाविया से कुछ देर घूरता रहा और फिर फलों की तरफ देखने लगा। इसने वो फल उठाकर उसकी टोकरी में भरे और टोकरी उसके हाथ में थमा दी। अब चुप रहना एंड लिमिट्स में रहो। वो कुछ बोलती कि वो उंगली उठाकर उसे घूर गया, जबकि वो सर हिलाती लबों पर उंगली रख गई। जानबूझ जानबूझकर मुस्कुराने लगी, जबकि वो शख्स उसे अच्छा लगा था, कुछ गुस्से वाला, कुछ आक्रोश सा। यहाँ क्या कर रही हो ईशी? नीलम ने इसे पुकारा तो उसने निगाह फेरी। कुछ भी नहीं आपी, ये कौन है? वो उसकी तरफ इशारा करके पूछने लगी। जावियार है, मेरीन पुप्पो का बेटा है। इसको दफा करो, तुम कमरे में आओ, तुमसे जरूर बात करनी है। इसका हाथ पकड़कर खींच के कमरे में ले गई। वो कि इसी नीलम ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई, जबकि नीलम बहुत अच्छे से जानती थी वो बहुत शरारती थी। बात सुनो मेरी, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, तुम जानती भी हो? उन्होंने पूछा तो वो फौरन इनकार कर गई और अपने फल जो वो गांव से लाई थी बैठकर खाने लगी। इसे क्या जहालत है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नीलम भड़की। आप ही जहालत नहीं है, मैं पूरी 10 क्लास से पढ़ी हूँ, ABC सारी आती है और मैं फल खा रही हूँ, इसमें क्या मसला है? वो मुंह बसूर कर वो मुंह बसूर कर बोली। इसके चेहरे में हल्की सी सुर्खी सी भर गई। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम अब कॉलेज जा रही हो। ईशान ने सांस खींचा जैसे इसे फर्क ना पड़ा हो, फिर एकदम वो होश में आई। कॉलेज? वो हैरान थी। हाँ तुम कॉलेज जा रही हो पढ़ने, जहाँ हुरैन जाती है, जहाँ धुन जाती है। सची? आपने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ? आप इतनी अच्छी कब हुई? वो मासूमियत से उसका चेहरा देखने लगी। जिसने उसे घूर कर देखा तो वो सॉरी सॉरी कह गई। अच्छा मैं पढ़ूंगी, लेकिन आप ही, मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैं तो इस हीरो को देखकर सोच रही हूँ शादी कर। इसे बहुत जुबान चलाने लगी हो तुम, बहुत ज्यादा। अब्बू को शिकायत पहुंचा दी ना तुम्हारी, फिर पता लगेगा तुम्हें। अच्छा माफ कर दें, ठीक है। वो सर झुका गई क्योंकि वो अब्बू से बहुत डरती थी और वो तबीयतन काफी सख्त थे। अब तुम कॉलेज जाओगी और हुरैन से पक्की दोस्ती कर लेना। ठीक है। वो बच्चों की तरह खुश हुई।
अभी मेरी तो गांव में भी बहुत सहेलियां थी। मैं सबसे दोस्ती कर लूंगी। हाँ, मेरी माँ अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कम से कम सहेली बनाने में कर लेना। अच्छा, जब वो तुम्हें कभी अपने घर बुलाए तो तुम्हें इजाजत है, चली जाना इसके घर, ठीक है? वो बोली तो वो सरिला गई। वो मुस्कुरा दी और उसके चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो अनपढ़ ही थी तकरीबन, क्योंकि इसने 10 जमातें बस नाम की ही पढ़ी थी। वो इसे प्यार करके उठकर बाहर आ गई। जावियर और महरीन बैठे थे। बहुत अच्छा किया अब्बाजी, आपने अच्छी तारीखें रख ली। बस अल्लाह बच्चा बच्ची के दिल मिलाए। वो प्यार से दुआ देने लगी, जबकि वो सर हिला गई। जाविया ने उनकी जानिब देखा, जो उसकी माँ के सिम देख भी नहीं रहे थे, अपने अखबार में मालूम नहीं कौन सा खजाना तलाश रहे थे। और उसकी माँ को यह एहसास ही नहीं था कि कुछ गलत भी हो रहा है। नाना जान, वैसे तारीखों का हमें नवाज हाउस से भी पता लग गया था। जहमत ही किया आपने बस बताकर। जाविया टांग पर टांग चढ़ा गया। उन्होंने अखबार नीचे रख दिया। नवाज हाउस से तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हारी माँ इस घर का फर्द है। मेरा फर्ज बनता है इसे चीजों से आगाह करना। वो बोले तो जाविर हंस दिया। हाँ जी, आगाही जरूरी है, लेकिन आगाही तो मिल भी गई थी हमें। आपने बुलाकर क्या ही कर लिया? क्या कहना चाहते हो? वो जरा घूर कर बोले। ये ही कि अगर आपने इस अखबार को देखने के लिए मेरी माँ को बुलाया है, तो ना ये दिन हमारा फारिग होता और ना ही वो फारिग हैं। तो बेहतर है वो चली जाएं, और अगर उनकी अहमियत है तो इस अखबार को आधा घंटे पहले ही आप साइड पर रख देते। वो बोलना शुरू हुआ तो लिहाज ही भूल गया। जावियार, महरीन ने गुस्से से उसे देखा। वो शाने उचका गया। तैमूर साहब ने सर हिलाया और महरीन से आहिस्तगी से बातें करने लगे, जबकि महरीन दिलो जान से इन्हें सुन रही थी। साथ बेटे को भी घूर दिया था, लेकिन इसने तवज्जो नहीं दी और उठकर बाहर आ गया, क्योंकि शामिर की कॉल आ रही थी। हाँ भाई लाले, कहाँ है? वो बोला तो जावियर हंस दिया। वर्दी का रोब झाड़ कर आ रहा हूँ तेरे दादा पर, और हैरानगी यह है कि वो आ भी गए रोब में। वो बोला तो शामिर खुलकर हंसा।